जब इशू हुआ था तब तक हमने कहाँ तक किया था? मोलास्का। मोलस्का हमने शुरू किया था क्या? यस सर, शुरू किया था। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर आपको लास्ट क्लास वाला याद हो बेटा, लास्ट क्लास में हमने फाइलम मोलस्का शुरू किया था। तो मैंने शुरुआत में बेटा आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी मोलस्का की। तो जहाँ पे हमने मोस्ट ऑफन देखा था बेटा कि जितने भी मोलस्का थे, सारे मोलस्का के अंदर बेटा एक कॉमन फीचर देखने को हमको मिला। दैट वाज कि बॉडी सबकी कैसी थी बेटा? सॉफ्ट बॉडी थी। दे वर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बेटा। सो बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी, तो इस वजह से बेटा इनको क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है या अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने देखा था बेटा कि हर एक मोलस्का की बॉडी में, ठीक है ना, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। और उस स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? उसे हम शेल नाम देते हैं, ठीक है ना। बॉडी ऑफ मोलस्का की जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बोला था बॉडी के मेजरली 3 मेजर डिविजन होते हैं। कोई बता सकता है बेटा वो 3 मेजर डिविजन क्या है? फटाफट शाबाश, कोई बता सकता है वो 3 डिविजन क्या क्या है? Head, muscle mass and foot. Very good. The body is divided into head. Body is divided into visceral mass. Vascular mass नहीं बोलेंगे, visceral mass बोलते हैं. Body is divided into visceral mass. एंड इसके अलावा बेटा चलने के लिए, डिगिंग के लिए या प्रे को कैप्चर करने के लिए बेटा हमने क्या देखा था? इनके पास एक फुट भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि बॉडी में हेड एंड फुट तो फ्री रहेगा, बट बॉडी के ऊपर बेटा प्रोटेक्शन का कवर लगाया जाता है। किसके ऊपर? विसरल मास के ऊपर बेटा। ये भी हमने देखा था। और फिर मैंने बोला था विसरल मास की अगर मैं बात करूं तो विसरल मास के बीच में, ठीक है ना, एंड शेल के बीच में, बिटवीन द विसरल मास एंड शेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम मेंटल बोलते थे बेटा, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। तो जिसको हमने मेंटल का नाम दिया था, और मेंटल हमारे लिए बहुत जरूरी था बिकॉज मेंटल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन ग्लैंड्स को हम बेटा मेंटल, जिन ग्लैंड्स को हम बेटा शेल ग्लैंड्स नाम देते हैं। ये वाला पिक्चर हमने डिस्कस किया था, जिनको हमने शेल ग्लैंड्स नाम दिया था। और शेल ग्लैंड का काम क्या होता है? शेल ग्लैंड कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, और वही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बाद में क्या देखने को मिलता है आपको? एक शेल देखने को मिलता है, ठीक है। शेल में अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं आपको, या अलग अलग कलर देखने को मिलता है। एंड शेल का अलग अलग पैटर्न होना बेटा इसलिए पॉसिबल होता है बिकॉज शेल को एक साथ नहीं बनाया जाता है। शेल को बेटा स्टेप्स में बनाते हैं। बिकॉज शेल को स्टेप्स में बनाया जाता है तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा अलग अलग लेयर्स में डिपॉजिट किया जाता है। तो बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड इन डिफरेंट लेयर्स, तो इस वजह से बेटा आपको शेल में भी क्या दिखाई देती है? अलग अलग लाइंस या अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। हमने बात करी थी बेटा हेड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। एंड रेड्यूला क्या होता था बेटा? स्मॉल दांत के समान, ठीक है ना, स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कॉमनली घास वास को या किसी भी फूड को चबाने में मदद करते हैं या काटने में मदद करते हैं। बॉडी के अंदर हमने सीलोम देखा था, तो बताओ बेटा सीलोम रेड्यूस्ड था कि पूरी बॉडी में सीलोम देखने को मिलता है? Reduce सीलोम। रेड्यूस्ड सीलोम था, वेरी गुड। एंड सीलोम के अंदर 3 कैविटीज देखने को मिलती थी, पेरिकार्डियम, गोनेड्स एंड किडनीज के लिए अलग अलग कैविटीज देखने को मिलती थी। फिर हमने देखा था बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड, मतलब पीछे वाला एंड है, तो पीछे वाले एंड पे हमने एक कैविटी देखी थी जिस कैविटी को हमने मेंटल कैविटी का नाम दिया था। और मेंटल कैविटी के अंदर बेटा एनस होगा, मेंटल कैविटी के अंदर किडनी की ओपनिंग होगी, एंड इसके अलावा बेटा फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं, या इनको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? टाइनिडिया बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। मोलस्का को मोलस्का क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोलस्का निकला है वर्ड मॉलिस से बेटा, ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। मॉलिस का मतलब सॉफ्ट होता है, तो बिकॉज इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो इस वजह से इनको मोलस्का बोला जाता है। तो दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स बेटा। स्टडी ऑफ मोलस्का को हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है फटाफट? स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी। वेरी गुड। एंड स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का, अगर आप मोलस्का की शेल्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। हमने ये भी देखा था कि एनिमल किंगडम के अंदर अगर हम सबसे बड़ा फाइलम कोई देखते हैं
The largest phylum of animal kingdom with 11 lakh species is Arthropoda. Arthropoda. And second largest phylum कौन सा होता है? Mollusca. Mollusca. मोलस्का होता है। लार्जेस्ट क्लास की बात करें बेटा तो लार्जेस्ट क्लास हमारा आर्थ्रोपोडा का एक क्लास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंसेक्टा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमने देखा था। जॉन स्टोन का हमने नाम लिया था लास्ट क्लास में बेटा, जिसने टर्म मोलस्का दिया था। मोलस्का के अंदर बेटा आपने देखा था बॉडी सेगमेंटेड होती है कि अनसेगमेंटेड होती है, फटाफट बताइए। Unsegmented. एक्सेप्ट एक मोलस्का बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम शाबाश नियोप्लीना बोलते हैं। Neoplenia. नियोप्लीना कैसा होता है? नियोप्लीना एक सेगमेंटेड मोलस्क होता है। मोलस्का डिप्लोब्लास्टिक होता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? Triploblastic. Triploblastic. बायलेटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। Bilateral. Bilateral. एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट और सिलोमेट बेटा। Coelomate. ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू सिस्टम। Organ system. ऑर्गन सिस्टम बेटा, ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर इसके अलावा हमने देखा था बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल का मतलब होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल हो। कैल्शियम कार्बोनेट को एक साथ रिलीज नहीं किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा कैल्शियम के स्पाइक्यूल की फॉर्म में रिलीज किया जाता है, कैलकेरियस स्पाइक्यूल के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से फिर बेटा बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, शेल के अंदर अलग अलग लेयर्स या ये लाइन देखने को मिलती है, बिकॉज ये लाइन रिप्रेजेंट किसको करती है? लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करती है। अनसेगमेंटेड बॉडी जो है उसके 3 मेजर डिविजन है बेटा। एंटीरियर हेड जिसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और सेंस ऑर्गन आपने देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट बताइए। इस सेंस ऑर्गन को हम Tentacles. क्या बोलते हैं? और टेंटिकल के ऊपर आपको क्या मिलती है? Eye. आईज Eye. है ना। कुछ मोलस्क के अंदर आई डायरेक्टली हेड के ऊपर होगा, जैसे यहाँ पे आप देख लो आई डायरेक्टली हेड के ऊपर ही है, बट मोस्ट ऑफ द मोलस्क के अंदर बेटा आईज कहाँ पे मिलती है? टेंटिकल्स के ऊपर मिलती है बेटा, ये हमने देखा था। डॉर्सल विसरल मास की हम बात करते थे, तो मतलब जो यहाँ पे कहीं होगा बेटा, अंदर से छुपा हुआ होगा इस साइड में, तो ये डॉर्सल विसरल मास जो होता है, डॉर्सल क्यों बोलते हैं? बिकॉज डॉर्सल साइड में बेटा, इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? सारे विसरल ऑर्गन्स मिलते हैं, या शॉर्ट में ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे मिलता है? इसी विसरल मास के अंदर मिलता है, जो हमने इस पिक्चर में यहाँ पे शो करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा फुट मिलता है, और फुट वेंट्रल साइड में होता है, इसलिए वेंट्रल फुट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं बेटा, ये पूरा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रल फुट को। और वेंट्रल फुट को यूज किया जाता है लोकोमोशन के लिए इन केस ऑफ स्नेल्स, डिगिंग के लिए इन केस ऑफ म्यूजल्स, एंड कैप्चरिंग प्रे के लिए बेटा इन केस ऑफ सिक्विड्स। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है। चलो फटाफट बताइए, मोलस्का कॉमनली कार्निवोर्स है कि हर्बीवोर्स है बेटा? Herbivores. हर्बीवोर। लेकिन कार्निवोर मोलस्क कौन सा होता है? शाबाश, इसको हम क्या Cichlid. बोलते हैं बेटा? उसे हम Cichlid. squid बोलते हैं। ये भी हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके। वेरी गुड बच्चा, ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। फिर इस फिर इसके बाद हमने देखा था कि बॉडी जो है बेटा, बॉडी का जो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर है, या बॉडी की जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी या बॉडी के अंदर हमने देखा था कि इनकी बॉडी में जो स्किन का सबसे बाहर वाला लेयर होगा, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो कितने लेयर का होगा बेटा? मल्टी लेयर्ड होगा कि सिंगल लेयर्ड होगा? Single layered. सिंगल लेयर्ड होता है, और उसके ऊपर सीलिया देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और मसल्स जो थी, मसल्स बंडल्स में पाई जाती थी, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, मस्कुलर बंडल्स देखने को मिलती थी बेटा, अलग अलग बंडल ऑफ मसल देखने को मिलता था। और लेकिन मसल जो है बेटा, उनका नेचर स्ट्राइटेड है कि अनस्ट्राइटेड है? Unstriated. अनस्ट्राइटेड मसल्स होती है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपने देखा था कि मेंटल का और एक नाम पेलियम होता है। मेंटल होता क्या है? ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मेंटल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है बेटा। तो विस्ट्रल मास के ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन की होती है, जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करी थी, ठीक है ना। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज मेंटल, ठीक है ना। मेंटल जरूरी है हमारे लिए बेटा, बिकॉज मेंटल के 2 बड़े काम। पहला काम ये है कि मेंटल कैविटी बनाता है, और मेंटल कैविटी के अंदर बेटा आपको क्या मिलती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है, जिसको हम गिल बोलते हैं, फेदर लाइक गिल्स मिलती है, जो रेस्पिरेशन का भी काम करती है और कभी कभी एक्सक्रीशन का भी काम करती है। और इसके अलावा बेटा मेंटल का दूसरा काम होता है कि मेंटल ही वो स्ट्रक्चर है जो शेल को बनाता है बेटा। तो शेल इज प्रोड्यूस्ड और सिक्रेटेड बाय मेंटल। और मेंटल के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो शेल बनाता है? तो ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ बच्चा कि मेंटल के अंदर क्या पाया जाता है? शाबाश, Shell glands. शेल ग्लैंड पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। अब हमें शेल बनाने की जरूरत क्यों है?
तो ये भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बिकॉज शेल की वजह से बेटा जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज है या ऑर्गन्स है बेटा उनको सपोर्ट मिलता है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए शेल का होना बड़ा जरूरी है। हमने देखा था ऑक्टोपस के अंदर एक्सटर्नल शेल एब्सेंट होता है एंड कटल फिश के अंदर बेटा शेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और फिर हमने शेल के शायद कुछ पिक्चर्स भी देखे थे। फिर फाइनली हम सीलोम पे पहुंचे थे, और सीलोम में मैंने आपको बोला था सीलोम इज ग्रेटली, हालांकि सीलोम इस पूरे एरिया में होना चाहिए था बट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? बिकॉज इस एरिया को, ये जो बचा हुआ एरिया, इसके अंदर हमने टिश्यूज भर दिए बेटा, इसके अंदर हमने ऑर्गन्स भर दिए, यहाँ पे खाली जगह नहीं रही, तो शेल को हमने रिड्यूस कर दिया इतनी वाली स्पेस में बेटा, तो दिस इज सीलोम हियर। और इस सीलोम के अंदर आपको कैविटीज देखने को मिलती है हार्ट के लिए, किडनी के लिए और गोनेट्स के लिए। एंड दिस सीलोम, मतलब ये वाला इतना वाला सीलोम, इस एरिया को छोड़ दीजिए आप, ये वाला एरिया जो सीलोम का है बेटा, दिस विल बी फिल्ड विद ब्लड बचा। सो बिकॉज दिस सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड, इसलिए इस सीलोम को हम क्या बोलेंगे? हेमोसिल। हेमोसील बोलेंगे बच्चा, ठीक है ना। आई थिंक शायद डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे जब हमारा नेटवर्क का इशू हो गया था, तो हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम से अगेन शुरू करते हैं बच्चा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो पहले तो आप इस पिक्चर को इधर देख लीजिए बच्चा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। तो ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ, ध्यान से देख लेना बच्चा। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इधर, और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्लियरली आपको दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो यहाँ पे माउथ देखने को मिल रहा है और एक तो यहाँ पे एनस देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देख के मेरे को बताइए बच्चा, अगर ये ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रेजेंट करता है तो बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। पहले तो ये चीज याद रखेंगे। दूसरा डायग्राम इधर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग को हम तो माउथ बोलते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता भी है। तो ये जो ओपनिंग अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये ओपनिंग कहलाता है माउथ। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ बेटा। ये तो माउथ हो गया मोलस्का का। लेकिन जैसे आप ओपनिंग से थोड़ा अंदर आएंगे, तो मैं रेड कलर यूज करता हूँ, तो थोड़ा अंदर आने के बाद बच्चा आपको यहाँ पे ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, ये देख लीजिए इधर, ये सब पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर माउथ के बाद आप देख रहे हैं ना, दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज रेड्यूला। इसको हम रेड्यूला बोलते हैं। रेड्यूला को समझने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, इमेजिन कर लीजिए कि आपके दांत बेटा आपके जॉ के ऊपर नहीं है, आपके दांत आपकी टंग के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए हमारा टंग है ऐसे, तो दिस इज अवर टंग बेटा। अब इमेजिन करो नॉर्मली हमारे दांत हमारे जॉज के ऊपर होते हैं, बट इमेजिन कर लीजिए कि आपके टीथ बेटा आपकी टंग के ऊपर है ऐसे, ये आपके टीथ है बेटा, है ना। फिर मैंने आपको बोला था इमेजिन कर लो कि अगर आपके टीथ आपकी टंग के ऊपर होते और मैं आपको एक आइसक्रीम खाने को देता बेटा, मैं आपको बोलता कि एक आइसक्रीम को आप लिक कर लो, ठीक है ना, आप उसको चाट लो बेटा। तो जब आप आइसक्रीम को लिक करते, मेरे को बताइए क्या आइसक्रीम को लिक करते समय आइसक्रीम का सरफेस जो है बेटा वो प्लेन रहता है कि उसमें बेटा छोटी छोटी दरारें आती, उसमें छोटी छोटी ब्रेक्स आती, क्या होता? शाबाश। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब उसमें छोटी छोटी ब्रेक्स, ब्रेक से मेरा कहने का मतलब आइसक्रीम के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते बेटा, उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते जो डायरेक्टली आपके किस में चले जाते बेटा, आपके ईसोफेगस में चले जाते, आपके फूड पाइप में चले जाते। तो इमेजिन कर लीजिए सेम टंग बेटा किसके अंदर होता है? मोलस्का के अंदर होता है। तो जस्ट इमेजिन कि ये मोलस्का जो आप अभी देख रहे हैं, या ये वाला मोलस्का इधर ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए ये मोलस्का एक गार्डन में घूम रहा है, तो गार्डन में एक घास है बेटा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रीन घास बिकॉज ये कॉमनली हर्बीवोरस होते हैं। तो घास को खाने के लिए बेटा ये अपने जॉज को यूज नहीं करते बिकॉज इनमें जॉज है ही नहीं, तो फिर ये घास काटेंगे कैसे? इनके माउथ में घास आएगा कैसे? तो ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने रेड्यूला को बाहर निकालेंगे। इमेजिन कर लीजिए रेड्यूला ऐसे बाहर आया, तो रेड्यूला पे तो टीथ लगे बेटा ऐसे, है ना। तो जब ये इस डायरेक्शन में चलेंगे ना, आगे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा जो यहाँ पे घास होगी ना वो किससे कटेगी बेटा? वो इन टीथ से कटेगी। इसको हम स्क्रैपिंग बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रैपिंग। इसको हम स्क्रैपिंग प्रोसेस बोलते हैं बेटा। तो स्क्रैपिंग का मतलब क्या हुआ कि जब मोलस्का को कोई घास खाना होता है या कोई हर्बीवोरस चीज खानी होती है या कोई प्लांट खाना होता है शॉर्ट में, तो प्लांट को खाने के लिए वो अपने जॉज यूज नहीं करता बिकॉज उसके पास जॉज है ही नहीं बेटा। तो फिर वो काटेगा कैसे उस प्लांट को? बिकॉज प्लांट को काटना पड़ेगा तभी वो माउथ के अंदर या बॉडी के अंदर जाएगा।
तो काटने के लिए बेटा वो रेड्यूला को बाहर निकालेगा, और जैसे रेड्यूला बाहर बॉडी से बाहर आता है फिर मोलस्का चलेगा प्लेन सरफेस के ऊपर, और जब ये चलता है ना तो ऑटोमेटिकली क्या कटती रहती है बेटा, घास कटती रहती है। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक गार्डन है बेटा, जैसे आजकल बहुत सारे घरों में मशीन आई है, तो ये गार्डन में बेटा ऐसी घास है। आजकल एक मशीन आई है बेटा, पता नहीं उसको कुछ नाम बोलते हैं, उसमें एक ब्लेड लगा रहता है आगे, तो जब आप जनरेटर या मोटर ऑन करते हैं ना मशीन का, फिर ये ब्लेड गोल गोल घूमता है ऐसे, तो फिर बंदा ऐसे चलता रहता है, आगे आगे चलता रहता है, तो ऑटोमेटिकली ब्लेड क्या काटता रहता है बेटा, घास काटता रहता है। इसको भी हम स्क्रैपिंग ही बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी भी गई है बेटा, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, दैट इज कि ऑल्दो हमको एक चीज पता है बेटा कि डायस्टो ट्रैक्ट तो कंप्लीट है, बट कंप्लीट डायस्टो ट्रैक्ट में अगर हम माउथ की तरफ देखेंगे तो ये तो माउथ हो गया बेटा, माउथ के बाद एक कैविटी देखने को मिलती है, तो ये तो कैविटी होगी बेटा। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। इस कैविटी को हम नाम देते हैं बच्चा बक्कल कैविटी, इसे बोलते हैं। सिंपल है। जैसे हमारी बक्कल कैविटी में टंग है, इनकी बक्कल कैविटी में बेटा टंग के ऊपर क्या मिलते हैं, छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और उस टीथ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेड्यूला बोलते हैं। और रेड्यूला को बनाने के लिए बेटा क्या किया जाता है, काइटिन यूज किया जाता है, काइटिन प्रोटीन यूज किया जाता है, मतलब काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बच्चे। और ये क्यों पाए जाते हैं, बिकॉज इनको हम यूज करते हैं फूड को काटने के लिए या स्क्रैपिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। समझ आया ना बच्चा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। दिस इज Yes, क्लियर sir. टू एवरीवन, बिकॉज रेड्यूला एग्जाम में बहुत Yes, ज्यादा sir. पूछा जाता है। अब मान लो आपको रेड्यूला के बारे में कुछ नहीं पता, क्या है, कहाँ है, कैसे काम करता है, बट एटलीस्ट प्लीज इतना याद रख लेना कि रेड्यूला किस फाइलम में पाया जाता है। तो रेड्यूला मोलस्का फाइलम में पाया जाता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेड्यूला तो आई होप आपको समझ आ गया। तो अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। तो रेड्यूला जब खत्म कर दिया हमने, तो रेड्यूला के बाद देख लीजिए, ये तो माउथ हो गया, माउथ के बाद बकल कैविटी हो गया, बकल कैविटी में हमको रेड्यूला मिला। फिर उसके बाद बेटा ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस बेटा, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो मतलब माउथ से फूड अंदर आएगा थ्रू रेड्यूला, और रेड्यूला से फूड चला जाएगा ईसोफेगस में। और ईसोफेगस के बाद ये वाली जो आपको पॉइंट दिखाई दे रही है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टमक बोलते हैं बेटा। फूड जब माउथ से अंदर आएगा, ईसोफेगस में पहुंचेगा, और ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक के अंदर बेटा एंजाइम की मदद से हम फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो बताइए जल्दी जल्दी मेरे को बच्चा कि अगर हम मोलस्का के स्टमक के अंदर एंजाइम की वजह से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो बताओ कौन सा डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन है कि केमिकल डाइजेशन है? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि सर अगर यहाँ पे केमिकल डाइजेशन हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो एंजाइम कहाँ से निकलता है बेटा, ये बताइए मेरे को जल्दी जल्दी। एंजाइम किस स्ट्रक्चर से निकलता है, किस ऑर्गन से निकलता है? उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं बेटा। एंजाइम तो हमेशा ग्लैंड से निकलता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। बच्चा समझ रहे ना? एंजाइम निकलेगा तो हम उसको ग्लैंड बोलेंगे। कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा। हार्मोन निकलेगा, हम उसको ग्लैंड बोलेंगे बेटा। कौन सा ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंजाइम निकल रहा है, तो अगर यहाँ पे एंजाइम निकल रहा है तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा कि इसके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे क्या होगा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा जो डाइजेशन में मदद कर रहा है बेटा। और उस एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा भी है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको हम हिपैटोपेनक्रियाज बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूं ना, सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज हिपैटोपेनक्रियाज बेटा। हिपैटोपेनक्रियाज क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये लिवर और पेनक्रियाज के जैसे काम करता है। बिकॉज हमारी बॉडी में लिवर एंड पेनक्रियाज भी डाइजेशन में मदद करते हैं, तो इसकी बॉडी में भी बेटा ये डाइजेशन में ही मदद कर रहा है, तो इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? हिपैटोपेनक्रियाज बोलते हैं। बट ये हिपैटो मतलब लिवर, पेनक्रियाज मतलब पेनक्रियाज, ये जितना डेवलप्ड नहीं होता है या उतना ज्यादा मॉडिफाइड नहीं होता है, बट बिकॉज ये डाइजेशन में ही मदद कर रहा है, जस्ट लाइक दैट ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, इसलिए बेटा इसको हिपैटोपेनक्रियाज बोलते हैं। समझ आया ना बच्चा मेरा? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना? यस सर। बच्चा क्लियर हुआ? Yes, sir. और जब मैं बोला करूँ ना क्लियर हुआ, तो प्लीज जल्दी रिप्लाई, बिकॉज मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद नेटवर्क चला गया या डिस्कनेक्ट हो गया। तो प्लीज कोई भी आप में से XYZ जो भी बच्चा है जिसको माइक ऑन एंड ऑफ करना जल्दी जल्दी आता, तो वो प्लीज एक बार प्लीज बोल दिया कि सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर। चलिए,
तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, आप प्लीज खुद आंसर कर देना, मैं पूछूंगा आप आंसर कर देना। तो बताइए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। कंप्लीट। बकल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, उस रेस्पिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? रेडुला। रेडुला। रेड्यूला का काम क्या होता है बेटा? शाबाश, स्क्रीविंग। वेरी, स्क्रैपिंग एंड कटिंग बेटा, ठीक है ना। रेड्यूला किसके जैसा स्ट्रक्चर होता है? अगर हम अपनी बॉडी से कंपेयर कर ले तो हमारी बॉडी में रेड्यूला किसके जैसा स्ट्रक्चर है? टंग के जैसा स्ट्रक्चर है, बट जिसके ऊपर क्या लगे होंगे? टीथ लगे होंगे बेटा, टीथ लगे होंगे। रेड्यूला से जब फूड अंदर आएगा वो किस में जाएगा? स्टोमक में जाएगा कि ईसोफेगस में जाएगा कि इंटेस्टाइन में जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। और ईसोफेगस के बाद बेटा वो कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। और स्टोमक के अंदर क्या होगा? केमिकल डाइजेशन की मैकेनिकल डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन। शाबाश। और केमिकल डाइजेशन कौन सा ग्लैंड करवाएगा? उस ग्लैंड का नाम क्या है? हिपाटोपेनक्रियास। हेपाटोपेनक्रियास बच्चा, क्लियर हो गया ना। और मेरे को एक बार ध्यान से देख के बताइए, देखो माउथ भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ईसोफेगस भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्टोमक भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मेरे को बताओ मैक्सिमम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? हेड में, विसरल मास में कि फुट में? विस्क्रल मास में। विसरल मास में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलो अभी देख Yes, लेते हैं बेटा, इसका पिक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों, अगर अभी आपको समझ नहीं आया ना तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, और गार्डन में बेटा एक घास दिखाई दे रही है आपको, और इस स्नेल को घास खाना है। तो घास खाने के लिए ध्यान से देख लो बेटा, इसने क्या किया? इसने अपना रेड्यूला बाहर निकाला। ध्यान से देख लेना इधर बेटा, ये रेड्यूला घास के टच में है ऐसे। अब जब ये स्नेल आगे बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली रेड्यूला किसको काटेगा बेटा? घास को काटेगा, और फिर घास को अंदर की तरफ ले आएगा। और अंदर कहाँ जाएगा वो बेटा? डायरेक्टली ईसोफेगस में जाएगा। और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है बेटा रेड्यूला का, तो ये देख लीजिए। तो ये ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, तो दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला। तो लिखा है गैस्ट्रोपोड्स यूज देयर रेड्यूला टू स्क्रैप फूड फ्रॉम द सरफेस बेटा। स्क्रैप मैंने आपको अभी बता दिया, स्क्रैपिंग किसको बोलते हैं बेटा। दिस इज क्लियर? ये तो आप समझ आ गए सभी को? जी सर। यस सर। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर उधर नहीं समझ आया तो यहाँ पे और प्रॉपर्ली आपको देखने को मिलता है। ये ईसोफेगस हो गया, और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला। और यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंटेड काइटिनस टीथ पाए जाते हैं किसके ऊपर? रेड्यूला के ऊपर। समझ आया ना बच्चों? यस। एक मिनट रुक जाए प्लीज। चले तो देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। तो सीलम तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। बकल कैविटी ऑफन कंटेन्स अ रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। तो बकल कैविटी में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग मतलब स्क्रैपिंग ऑर्गन बेटा, जिसको हम रेड्यूला का नाम देते हैं। रेड्यूला टंग के समान स्ट्रक्चर होता है। रेड्यूला इज माइन्यूटली टूथड बेटा, मतलब रेड्यूला के ऊपर छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं, स्मॉल टीथ पाए जाते हैं, जो किसके बनते हैं? जो काइटिन के बनते हैं बेटा। Radula is typically used for scraping or cutting of food before food enters the esophagus। मतलब esophagus में फूड को भेजने से पहले फूड को काटना पड़ेगा बेटा, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। और वो काम कौन करता है बेटा? वो रेड्यूला करता है। एनस जो होता है बेटा, माउथ तो है हेड के अंदर, एनस कहाँ पे बेटा? एनस मेंटल कैविटी के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। तो ये हमारी मेंटल कैविटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दिस इज मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी में एनस भी होता है, मेंटल कैविटी में नेफ्रिडिया की ओपनिंग भी होती है, और मेंटल कैविटी में बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन टाइनिडिया भी पाया जाता है। याद तो याद रखेंगे, मेंटल कैविटी के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स है? तो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स है। एनएस है पहली चीज, गिल है दूसरी चीज, एंड नेफ्रिडी की ओपनिंग है तीसरी चीज बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम हेपाटोपेनक्रियाज का नाम देते हैं बेटा। The visceral hump contains the digestive tract and other visceral organ। मतलब visceral organs जो होते हैं और इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन बेटा, वो मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो आपको विसरल हम्प या विसरल एरिया में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चा, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया सभी को। डाइजेस्टिव सिस्टम सभी को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चले, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ पे है, वो कैसा है, और उसका नाम क्या है बेटा, जल्दी बताइए। मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी में, वेरी गुड। कैसा दिखने में है वो? फेदर और लीफ लाइक।
फेदर और लीफ लाइक बेटा क्या नाम है उसका? टाइनिडिया। टाइनिडिया बेटा, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं लेकिन आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, इस पिक्चर में आपको एक्सेप्शन याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। पहले तो याद रखेंगे सारे मोलस्का के अंदर बेटा, ऑल द मोलस्क जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन टाइनिडिया होता है या फेदर लाइक गिल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है बेटा पाइला, ठीक है, या हेलिक्स, और एक एक्सेप्शन है बेटा ये स्नेल्स होते हैं। पाइला एक स्नेल है, हेलिक्स एक स्नेल है, इन्हीं के अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ डायरेक्टली ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। हेलिक्स एस्पर्सा, इसको हम ब्राउन गार्डन स्नेल बोलते हैं। दूसरा है पाइला बेटा, पाइला को भी हम गार्डन स्नेल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये इसका बेटा यहाँ पे मेंटल कैविटी वाला एरिया है। तो मेंटल कैविटी वाले एरिया में ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे टाइनिडिया नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है बेटा, लंग लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग। हालांकि इनका लंग हमारे जैसा नहीं होता है, बट लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, सारे मोलस्का में टाइनिडिया होता है, बट एक्सेप्शन है बेटा पाइला एंड हेलिक्स, जिसके अंदर क्या मिलता है, लंग एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है। याद रहेगा ना? यस सर। याद रहेगा? क्लियर। चले अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी आप खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ बच्चा। तो बताओ फटाफट बेटा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप। ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, ठीक है ना। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और याद रखेंगे बेटा, हार्ट में एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है जो इससे पहले देखने को नहीं मिल रही थी, दैट इज हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स बेटा, ठीक है। ये समझ लेना पहले ध्यान से, इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो आप ऑलरेडी पता है, ब्लड वेसल से बाहर आएगा और सीलोम में चला जाएगा या कैविटी में चला जाएगा। यू ऑलरेडी नो दैट, वो बताने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मोलस्का का जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक हार्ट देखने को मिलेगा बेटा, जिसको हम पल्सेटरी हार्ट बोलते हैं। पल्सेटरी हार्ट बोलते हैं। पल्सेटरी इसलिए बिकॉज ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करता जाएगा बेटा, तो पल्सेटरी हार्ट बोलते हैं। और पल्सेटरी हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है बेटा, दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। और ये 2 पार्ट्स क्या है बेटा, एक ऊपर वाला पार्ट होगा बड़ा वाला, लार्ज साइज्ड पार्ट होगा, और एक नीचे वाला स्मॉल साइज्ड पार्ट होगा, मान लीजिए ऐसे बेटा। तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स बेटा, अ लार्जर रीजन एंड अ स्मॉलर रीजन। ये जो लार्जर रीजन है बेटा, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, इसको एट्रिया बोलते हैं। तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेटा, वन इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल एंड अनदर इज कॉल्ड एज एट्रिया। तो अगर ये हार्ट है, ऐसे गोल आकार का हार्ट है बेटा, तो हार्ट के अंदर 2 डिविजन है, ऊपर वाला वेंट्रिकल एंड नीचे वाला एट्रिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि हार्ट से जब ब्लड बाहर आएगा तो वो वेंट्रिकल के थ्रू बाहर आएगा। समझ लेना ध्यान से बच्चा, हार्ट से जब ब्लड बाहर आएगा तो दैट विल कम आउट थ्रू वेंट्रिकल्स, और हार्ट के अंदर जब ब्लड वापस जाएगा बेटा, वो एट्रिया के थ्रू जाएगा। तो मतलब पहली बार एवोल्यूशन में हार्ट के अंदर ब्लड एट्रिया में आएगा और वेंट्रिकल से निकलेगा। वो कहाँ से शुरू हुआ बेटा, वो मोलस्का से शुरू हुआ। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, हमारी बॉडी में ब्लड एट्रिया में आता है और फिर वेंट्रिकल से बाहर आता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा बेटा। वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर पंप करती है एंड एट्रिया ब्लड को रिसीव करती है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई बेटा, ये मोलस्का से शुरू हुआ। कि मोलस्का में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था ऑफ कोर्स, बट एडवांस्ड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था। एडवांस्ड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हार्ट के अंदर 2 डिविजन हुए बेटा, एक डिवीजन ने ब्लड लेना शुरू कर दिया और एक डिवीजन ने ब्लड देना शुरू कर दिया। तो जो दे रहा है डिवीजन बेटा, उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और जो ले रहा है ब्लड बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एट्रिया बोलते हैं। बट जब दोनों जगह से ब्लड बाहर आएगा ना, तो ब्लड बाहर आने के बाद साइनसेस में चला जाएगा, चाहे वो किडनी का साइनस हो या ब्लैडर का साइनस हो या गिल्स का साइनस हो या वो मेंटल का साइनस हो बेटा, तो ब्लड विल गो इनटू द साइनसेस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, ये याद रखना बच्चा। क्लियर हुआ? यस समझ सर। आया बेटा मेरा? तो अगेन मैं बता देता हूँ, पहले याद रखेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, हार्ट मेरे को मोलस्का वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है, पहले ये बताइए। इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट है बेटा। तो बता, इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट
डोर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है? डोर्सल साइड। हमेशा मैंने बोला है बेटा, कोई भी इनवर्टेब्रेट में अगर हार्ट देखने को मिलेगा वो हमेशा डोर्सल साइड में ही होगा, लेकिन वर्टिब्रेट में हार्ट बेटा वेंट्रल साइड में होता है। जैसे मैं एक वर्टिब्रेट हूँ, आप एक वर्टिब्रेट है, तो हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है। लेकिन अगर हम एक इनवर्टिब्रेट को, किसी भी इनवर्टिब्रेट को ले लीजिए, चाहे वो प्लेटहेलमिंथ हो, निमेटहेलमिंथ हो, एनालीड हो, मोलस्क हो, आर्थ्रोपोड हो, इकाइनोडर्मेट हो, हर जगह पे हार्ट आपको डोर्सल साइड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम बेटा वर्टिब्रेट्स के अंदर किस साइड में देखने को मिलता है, वेंट्रल साइड में कि डोर्सल साइड में? डोर्सल साइड में। लेकिन इनवर्टिब्रेट में कहाँ देखने को मिलता है? वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है बच्चा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। समझ आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन दिया है बेटा, तो ये हार्ट है, सो ये हार्ट है बेटा, ठीक है ना, डोर्सल एंटीरियर हार्ट। तो ये इसका वेंट्रिकल है बेटा, ये वेंट्रिकल वाला रीजन है, और नीचे एक एट्रिया वाला रीजन होगा। और ब्लड जब आएगा बेटा वो डायरेक्टली किसमें चला जाएगा? सीलों में चला जाएगा। तो ये मस्कुलर बंडल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स है। और ये यहाँ पे क्या बेटा? गिल है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? टाइनिडिया नाम देते हैं। ये माउथ है बेटा, और माउथ के अंदर ये देख लीजिए रेस्पिंग ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज यहाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये तो हार्ट हो गए जो मैं अभी आपको बता रहा था, दिस इज हार्ट। तो हार्ट के ऊपर वाले डिवीजन को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और नीचे वाले डिवीजन को हम एट्रिया बोलते हैं। अब ध्यान से देख लेना, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आ रहा है बेटा, एरो जो यहाँ पे दिखा है, दिस कॉल्ड एंटीरियर एरोटा, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एरोटा। मतलब ये बॉडी के आगे वाले साइड को ब्लड सप्लाई करेगा, ये पीछे वाले ब्लड को पीछे वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करेगा। लेकिन ब्लड जब बाहर आएगा ना, तो वो आएगा कहाँ से बाहर बेटा? वो वेंट्रिकल से बाहर आएगा। वेंट्रिकल से जब बाहर आएगा तो ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल से साइनस में जाएगा। यहाँ पे भी साइनस है, यहाँ पे भी साइनस है, यहाँ पे भी साइनस है। लेकिन जब ब्लड को वापस आप ऑर्गन से कलेक्ट करोगे, तो कलेक्शन वाला ब्लड बेटा वापस कहाँ जाएगा? हार्ट में ही जाएगा। लेकिन किसके थ्रू जाएगा बेटा? एट्रिया या ऑरिकल के थ्रू जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चा? दिस इज क्लियर? यस सर। यस चलो सर। तो देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा मोस्टली ओपन टाइप होता है। डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट होता है, मतलब हार्ट डॉर्सल साइड में है, और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने वाला हार्ट है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहेगा हार्ट बेटा। आर्टरीज ओपन इनटू साइनसेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये एंटीरियर आर्टरी है, ये पोस्टीरियर आर्टरी है। और आर्टरीज डायरेक्टली बेटा ओपन कहाँ पे हो रही है? साइनस। यहाँ पे भी साइनस है, यहाँ पे भी साइनस है, यहाँ पे भी साइनस है, और यहाँ पे भी साइनस है बेटा। बिकॉज आर्टरी साइनसेस में ओपन होती है, इसलिए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लू कलर्ड ब्लड, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी मोलस्क को काटोगे ना, किसी भी मोलस्क को मारोगे, तो अंदर से बेटा जो कलर निकलेगा ना ब्लड का, वो ब्लू कलर्ड ब्लड निकलेगा। जैसे हमारा रेड कलर्ड होता है, इनका ब्लू कलर्ड होता है। और इनके ब्लड का ब्लू कलर जो है ना, वो किसकी वजह से? वो एक ब्लू कलर्ड पिगमेंट की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोसायनिन बोलते हैं बेटा। हमारी ब्लड का कलर रेड है, किसकी वजह से बेटा? हीमोग्लोबिन की वजह से। और इनके ब्लड का कलर बेटा ब्लू है, किसकी वजह से बेटा? हीमोसायनिन की वजह से। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे बेटा। सेफेलोपोड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा था मोस्टली ओपन टाइप, मतलब सेफेलोपोड को छोड़ के जो बाकी मोलस्का है बेटा, उन सब के अंदर कौन सा होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बट इसका एक्सेप्शन है बेटा सेफेलोपोडा, जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। हार्ट लाइज इन पेरिकार्डियल चैम्बर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। सीलोम की 3 कैविटीज थी, उसमें से एक कैविटी पेरिकार्डियम थी। पेरिकार्डियम को पेरिकार्डियल चैम्बर भी बोल सकते हैं बेटा। तो हमारा हार्ट मोलस्का में बेटा कहाँ पे होता है? इसी पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल चैम्बर में होता है। हार्ट के पास सेपरेट वेंट्रिकल होता है और एट्रिया होता है, जो इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिलता है बच्चों। ब्लड के अंदर WBCs है, लेकिन ब्लड के अंदर बेटा RBCs एब्सेंट होती है। ब्लड इज विद एमोबोसाइट्स, एमोबोसाइट का मतलब WBC होता है, लेकिन ब्लड के अंदर RBC नहीं है। तो फटाफट मेरे को बताओ बेटा, अगर ब्लड के अंदर RBC नहीं है, तो हीमोसाइनिन कहाँ पे पाया जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाया जाएगा। वेरी गुड बच्चे। तो ये डायरेक्टली डिसॉल्व होगा इनसाइड द प्लाज्मा बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड इज विद एमोबोसाइट्स, ब्लड में WBCs होती है, RBC नहीं होते। बिकॉज RBC नहीं है, तो हीमोसाइनिन कहाँ पे होगा बेटा? डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर होगा। समझ आया? क्लियर हो गया ये? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, पहले इधर देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इधर थोड़ा सा क्लियर है।
यहाँ पे आप ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है दिस ब्लू डॉट। Yes, sir. इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है नेफ्रीडियम, ठीक है ना। नेफ्रीडियम लिखो या मेटानेफ्रीडिया लिखो, वन एंड द सेम थिंग। मेटानेफ्रीडिया भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इनका क्या होता है बेटा, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। तो जब मोलस्का की आप बात करते हैं तो मोलस्का में बेटा एक या दो पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है। ऑल्दो ये हमारी किडनी के जैसा नहीं है, बट किडनी के समान स्ट्रक्चर है बेटा, किडनी के सिमिलर स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया बोलते हैं, ये याद रखेंगे। बट ये तो नेफ्रीडिया आपने देख लिया, नेफ्रीडिया कहाँ पे ओपन होगा ऑलरेडी आपको पता है बेटा, वो मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मेटानेफ्रीडिया दिखाई दे रही है, तो दो दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखनी है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेटानेफ्रीडिया जो कॉमन स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए, मतलब मैक्सिमम मोलस्का के अंदर आपको जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, वो मेटानेफ्रीडिया होता है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो ये है दैट इन केस ऑफ मोलस्क्स द मेटानेफ्रीडिया इज आल्सो कॉल्ड एज। तो ये आपको याद रखना है कि मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया को और एक नाम से हम जानते हैं, और उसका नाम क्या है बेटा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस है बेटा। तो ये प्लीज याद रख लेना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस बेटा एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसका, मोलस्का का बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया। Yes, sir. तो बताओ बेटा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहाँ पे ओपन होगा, Mental cavity. मेंटल कैविटी के अंदर ओपन होगा। चले, अब अगर मोलस्का पांच, जैसे हमने हैबिटेट में देखा था, मोलस्का टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, और एक्वेटिक में मोस्टली मैराइन होते हैं बेटा, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मोलस्का पानी में रह रहा है तो बताओ बेटा, पानी में रहने वाले मोलस्क कॉमनली एक्सक्रीशन किसका करेंगे, अमोनिया का कि यूरिया का, Ammonia. अमोनिया बेटा, बिकॉज अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है, या आसपास में बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए, तभी अमोनिया बॉडी से बाहर आ सकता है। तो ये पॉसिबल बेटा तभी है जब एनिमल या तो बहुत ज्यादा पानी पी रहा हो या तो पानी के अंदर रह रहा हो बेटा। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर कॉमनली बेटा आपको देखने को मिलेगा कि उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है। तो मतलब एक्वेटिक मोलस्क्स बेटा वो अमोनोटेलिक है कि यूरियोटेलिक है कि यूरिकोटेलिक है, Ammonotelic. अमोनोटेलिक है। लेकिन अगर मोलस्का जैसे गार्डन स्नेल को देख लीजिए बेटा, जो जमीन पे रहती है, तो वो किसको एक्सक्रीट करती है, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है बेटा, ये याद रख लेना। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है तो दैट मींस वो यूरिकोटेलिक कहलाएगी। क्लियर हुआ, Yes, sir. समझ आया। चले, अब और एक चीज देख लीजिए बच्चा, आप थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, आई डोंट नो आपको नजर आएगा कि, बट थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। आपको कुछ येलो कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, येलो कलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा पिक्चर Yes, में, sir. अगर नहीं दिखाई दे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए एक बार बेटा। तो ये देख लीजिए इधर, फिर ये लाइन जा रहा है ऐसे, है ना, फिर ये लाइन ऐसे जा रहा है इधर, फिर यहाँ पे भी ऐसे, फिर ये लाइन इधर जा रहा है और ये लाइन इधर जा रहा है, और फिर आपस में जुड़े हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना बेटा, ये होता है मोलस्का का नर्वस सिस्टम बेटा, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का। दिखा कि नहीं दिखा, Yes, sir. देखिए. ठीक है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मोलस्का का जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 गैंग्लिया। मैंने पहले ही भी आपको बोला है बेटा कि अगर आप इनवर्टिब्रेट के अंदर ब्रेन की बात करते हैं ना, तो इनवर्टिब्रेट का ब्रेन मतलब गैंग्लिया होता है बेटा। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन ऐसे जुड़ जाए, ऐसे लीनियरली जुड़ जाए, तो बताओ ये क्या बनाता है, शाबाश। अगर न्यूरॉन लीनियरली जुड़ जाए तो ये क्या बनाते हैं, Ganglion. नहीं, ये नर्व बनाते हैं बेटा, पहले ही बोला है ना क्लास में, ये नर्व बनाते हैं। लेकिन अगर न्यूरॉन ऐसे जुड़ जाए बेटा, ग्रुप की फॉर्म में जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, ठीक है ना, ऐसी एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। इमेजिन कर लीजिए, अगर आप 5 दोस्त हैं और आप स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं बेटा, तो आप एक नर्व का फॉर्मेशन करने वाले। लेकिन अगर आप एक सर्कल की फॉर्म में खड़े हैं
आप एक गैंग्लिया का फॉर्मेशन करने वाले हैं। समझ रहे हो ना? यस समझ सर। रहे कि नहीं? चले, अब यहाँ पे याद रखना बेटा कि मोलस्का के नर्वस सिस्टम में 3 गैंग्लियाज होते हैं। एक होता है सेरेब्रल गैंग्लिया जो माउथ के ऊपर पाया जाता है, दूसरा होता है पेडल गैंग्लिया जो फुट में पाया जाता है, एंड तीसरा होता है विस्ट्रल गैंग्लिया। तो आप खुद मेरे को बताइए बच्चा, विस्ट्रल गैंग्लिया कहाँ पे मिलेगा? विस्करल मास में। शाबाश, विस्ट्रल मास में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, यहाँ पे लिख रहा है सेरेब्रल गैंग्लिया। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपके लिए तो ये देख लीजिए, दिस इज सेरेब्रल गैंग्लिया बेटा, सेरेब्रल गैंग्लिया। तो कहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया? ये देख लीजिए बेटा, ये है सेरेब्रल गैंग्लिया, फिर यहाँ से नर्व्स निकल रही है, ऐसे दिख रहा है ना, ये है सेरेब्रल गैंग्लिया। तो ये कहाँ पे मिल रहा है? माउथ के ऊपर मिल रहा है। तो सेरेब्रल गैंग्लिया इज अबव द माउथ बेटा, याद रखेंगे। दूसरा है पेडल गैंग्लिया है बेटा, तो पेडल गैंग्लिया फुट वाली एरिया में मिलता है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इसको भी। तो ये आपका दूसरा गैंग्लिया हो गया बेटा, पेडल गैंग्लिया। तो पेडल गैंग्लिया कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये वाला हो गया बेटा पेडल गैंग्लिया, सॉरी ये वाला पेडल गैंग्लिया हो गया, नीचे वाला ये पेडल गैंग्लिया हो गया बेटा, ये फुट वाले एरिया में देखने को मिलता है। एंड तीसरा है बेटा विस्ट्रल गैंग्लिया। विस्ट्रल गैंग्लिया को पिल्यूलर गैंग्लिया भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया विस्ट्रल गैंग्लिया, जिसका पिल्यूलर गैंग्लिया भी बोल सकते हैं, जो कहाँ पे मिलता है बेटा? विस्ट्रल एरिया में मिलता है। तो ये 3 गैंग्लियाज होते हैं, बट तीनों गैंग्लिया बेटा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गैंग्लिया फर्स्ट हो गया, ये गैंग्लिया सेकंड हो गया, और ये गैंग्लिया थर्ड हो गया। बट तीनों को ध्यान से देख लो बेटा, ये इधर से कनेक्टेड है। So all the 3 ganglias are connected together by commissures and connectives बेटा। अब commissure and connective क्या है ये मैं आपको एक पिक्चर में समझा देता हूँ। पहले मैं आगे बढ़ देता हूँ, इधर देख लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये तो आपका हो गया पेडल गैंग्लिया। कितने पेडल गैंग्लिया दिख रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा, कितने पेडल गैंग्लियाज है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आगे भी बहुत काम आएगा। कितने पेडल गैंग्लियाज है? जल्दी देखिए बच्चा, पेडल गैंग्लिया दिखाई दे रहा है ना? ये पेडल गैंग्लिया, दिस इज पेडल गैंग्लिया, यहाँ पे लिखा है पेडल गैंग्लिया। पेडल गैंग्लिया कहाँ पे मिलता है? अभी मैंने बोला फुट में मिलता है। तो कितने पेडल गैंग्लिया है? ध्यान से देखिए कितने हैं। 2 सर। 2 है मैं सर। डरे बताना बच्चा, डरने की जरूरत नहीं, गलत ही तो होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 पेडल गैंग्लिया, ये हो गया एक दो पेडल दो गैंग्लिया, ये हो गया दूसरा पेडल गैंग्लिया, है ना? अगर मैं आपके लिए थोड़ा इसको दूर से बना दूं तो एक को हम इधर बना देते हैं, मान लीजिए ये पेडल गैंग्लिया 1 है और ये पेडल गैंग्लिया 2, समझने के लिए, हालांकि इतने दूर नहीं होते हैं। चले अब ऊपर की तरफ आ जाइए बेटा, तो यहाँ पे आपको और एक गैंग्लिया दिखाई दे रहा है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये आपको सेकंड गैंग्लिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर वाले साइड में। तो हमने बोला था 3 गैंग्लियाज होते हैं, पेडल गैंग्लिया फर्स्ट वाला होता है, सेरेब्रल गैंग्लिया दूसरा वाला होता है, एंड विस्ट्रल गैंग्लिया तीसरा वाला होता है। तो ये जो गैंग्लिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। तो बताइए कौन सा गैंग्लिया है? सेरेब्रल गैंग्लिया। ये सेरेब्रल गैंग्लिया है। तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा दूर से। हाँ, तो ये हो गया एक सेरेब्रल गैंग्लिया, ये हो गया दूसरा सेरेब्रल गैंग्लिया, ठीक है ना? अब आते इधर बेटा, तो यहाँ पे भी आपको 2 गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं। कौन से गैंग्लियाज है? विस्करल। थोड़ा सा दूर बना देता हूँ इसको, ये विस्ट्रल गैंग्लियाज है। तो ओवरऑल कितने गैंग्लियाज आपको मिल रहे हैं? 6। जल्दी ओवरऑल कितने गैंग्लियाज है बेटा? 6 गैंग्लियाज, ठीक है? मतलब हर एक गैंग्लिया पेयर में पाया जाता है। ये तो सभी को क्लियर हो गया बच्चा। तो सेरेब्रल इन द हेड, पेडल इन द फुट, एंड विस्ट्रल इन द विस्ट्रल मास बेटा। अब इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट ऑल द गैंग्लियाज आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कॉम्मिशोर्स। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ बेटा, बाय कॉम्मिशोर्स, बाय कॉम्मिशोर्स और कनेक्टिव्स बेटा। अब ये आपको कोई और टीचर नहीं बताएगा, तो इसलिए याद रख लेना बेटा, कॉम्मिशोर एंड कनेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। मैं ब्लू कलर यूज कर देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देख लो बेटा। मैंने इस नरू से बेटा, ब्लू कलर वाली नरू से 2 गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट किया, और वो कौन से 2 गैंग्लियाज है? वो पेडल 2 गैंग्लियाज है। फिर मैंने इस नरू से बेटा इन 2 गैंग्लियाज को आपस में कनेक्ट किया, ये कौन से गैंग्लियाज है बेटा? सेरेब्रल गैंग्लियाज है। फिर मैंने इस नरू से बेटा इन 2 को आपस में कनेक्ट किया, और ये कौन से गैंग्लियाज है बेटा? ये विस्ट्रल गैंग्लियाज है। तो मतलब 2 पेडल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट किया जाता नरू से, 2 विस्ट्रल को आपस में कनेक्ट किया जाता नरू से, एंड 2 सेरेब्रल को बेटा आपस में कनेक्ट किया जाता नर्व से। ऐसी नर्व्स बेटा जो 2 सिमिलर गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करे, याद रख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ऐसी नर्व्स जो 2 सिमिलर गैंग्लिया को
आपस में कनेक्ट करती है बेटा, सच नर्व्स आर कॉल्ड एज कोमिशोर्स बेटा। ऐसी नर्व को हम कोमिशोर बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. क्लियर Yes, हुआ ना? sir. अब ध्यान से Yes. देखो बेटा, अब मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ। अब ध्यान से देख लीजिए, ये नर्व बेटा कनेक्ट कर रही है ऊपर वाले गैंग्लिया को नीचे वाले गैंग्लिया से, ग्रीन वाली दिखाई दे रही ना, और फिर ये वाली नर्व कनेक्ट कर रही है बेटा इन दो गैंग्लिया को आपस में। अगर मैं इस नर्व को बोलूं नर्व ए, और इसे बोलूं नर्व बी, इसे बोलूं नर्व सी, और इसे बोलूं नर्व डी बेटा, तो बताओ ए एंड बी नर्व बेटा सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है कि डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है? Dissimilar. सी एंड डी बेटा सिमिलर को कनेक्ट कर रही है कि डिसिमिलर को कनेक्ट कर रही है? Dissimilar. Similar, क्लियर sir. है ना बच्चे? देखो, ए एंड बी बेटा सेरेब्रल को पेडल के साथ कनेक्ट कर रहा है, सी एंड डी बेटा सेरेब्रल को विसरल के साथ कनेक्ट कर रहा है। पेडल अलग है, सेरेब्रल अलग है एंड विसरल अलग है बेटा। मतलब कुछ नर्व्स ऐसी भी देखने को मिल रही है which are connecting similar ganglias or dissimilar ganglias बेटा। शाबाश, which are connecting similar ganglias or dissimilar ganglias। बच्चों का वॉइस आ रहा है? हेलो सर फिर से बता दिए सर। देखो, ये जो आपको यहाँ पे बेटा ब्लू कलर की नर्व्स दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लू कलर की नर्व्स दिखाई दे रही है तीनों जगह पे बेटा, जो ब्लू कलर की नर्व्स दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की नर्व बेटा सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है कि डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है? पहले तो ये बताइए। Similar. सिमिलर को, तो जो नर्व सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है ना, उनको हम कोमिशोर बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज कोमिशोर्स बेटा। क्लियर है? अब ध्यान से देख लीजिए, अब ये नर्व है बेटा जो इन दो गैंग्लियाज को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो बताओ बेटा, ये जो मैंने अभी अभी नर्व रेड कलर में बनाई ये वाली बेटा, तो ये सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है कि डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करती है? Dissimilar. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम कनेक्टिव्स बोलते हैं बेटा। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? Yes sir. तो इन जनरल बेटा आपको याद रखना है, नर्वस सिस्टम का जो मोलस्का का नर्वस सिस्टम होता है उसमें तीन गैंग्लियाज होते हैं, सेरेब्रल इन द हेड, पेडल इन द फुट एंड विसरल इन द विसरल मास बेटा। सारे गैंग्लिया आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सिमिलर एंड डिसिमिलर नर्व से। अगर सिमिलर गैंग्लियाज को कनेक्ट किया जा रहा है उसको कमिशोर बोलते हैं, अगर डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का। बच्चा ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखा है बेटा 1 or 2 पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट, या तो 2 किडनीज होंगी या तो 4 किडनीज होंगी, तो वही हो गया 1 or 2 पेयर बेटा। ठीक है ना? किडनी ऑफ मोलस्का को मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, जिसका ऑरिक नाम है बेटा ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन याद रखेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजेनस बेटा, याद रखेंगे। किडनी ओपन इनटू द मेंटल कैविटी, किडनी मेंटल कैविटी में होती है। एक्वेटिक मोलस्का होगा तो ओमेगा करता है, मोलस्का हो तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, नर्वस सिस्टम में 3 पीयर्ड गैंग्लियाज होते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया माउथ के ऊपर होता है, पेडल गैंग्लिया फुट में होता है, विसरल गैंग्लिया बेटा विसरल हंप में होता है। ऑल आर कनेक्टेड बाय कॉम्बिशोर्स एंड कनेक्टिव, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉम्बिशोर से एंड कनेक्टिव से बेटा। कॉम्बिशोर कनेक्ट करता है सिमिलर गैंग्लियाज को, कनेक्टिव कनेक्ट करता है बेटा डिसिमिलर गैंग्लिया। क्लियर? Yes sir. समझ आया? Yes sir. अब आते हैं सेंस ऑर्गन्स की तरफ। तो एक सेंस ऑर्गन तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा, बताओ वो सेंस ऑर्गन कौन सा है? Tentacles. एंड आईज बेटा, टेंटेकल के ऊपर आई भी मिलता था। तो यहाँ पे लिखा है बेटा, ये हो गया ऑसिलाई, लाइट सेंस टू ऑसिलाई होता है या आईज होती है बेटा, एंड इसके अलावा टेंटिकल्स होती है। तो ये तो पहला सेंस ऑर्गन हो गया। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए बेटा, इधर देख लीजिए, ये है एक और ये है दूसरा, नीचे लिखा है स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटोसिस्ट बेटा और एक सेंस ऑर्गन होता है, इनको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ऑसिलाई तो एक, या आईज तो एक सेंस ऑर्गन हो गया, टेंटेकल और एक सेंस ऑर्गन हो गया। स्टैटोसिस्ट बेटा बता, स्टैटोसिस्ट का काम क्या होता है? Balancing. बैलेंसिंग बेटा, ये और एक सेंस ऑर्गन हो गया। अब एग्जाम के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो मोलस्का में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आप यहाँ पे याद रखेंगे, वो ये वाला सेंस ऑर्गन है बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं मेंटल कैविटी में, ये एक और ये 2 बेटा।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्फेरिडिया बोलते हैं। तो ऑस्फेरिडिया एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ऑस्फेरिडिया सेंस ऑर्गन जो है, यहाँ पे बेटा पानी को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख रहा है बेटा इन करंट वाटर एंड एक्स करंट वाटर, मतलब पानी इधर से अंदर आएगा और फिर इधर से बाहर निकलेगा। तो जो पानी अंदर आता है ना बेटा, इस पानी में क्या केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कोई पोल्यूशन तो नहीं है, इसमें कोई केमिकल या टॉक्सिन तो नहीं लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। इंक्लूडिंग बेटा कि अगर आसपास में कोई और एनिमल घूम रहा है, उस एनिमल का स्मेल क्या है बेटा, उसकी गंध क्या है, वो गंध मेरे लिए खतरनाक है कि ठीक है बेटा, वो सारी चीजों को कौन सेंस करता है, ऑस्फेरिडिया सेंस करता है। मतलब अगर आप एक मोलस्का को गंदे पानी में डालोगे, उसको पता चल जाएगा बेटा कि ये पानी गंदा है। अगर आप उसको एक साफ पानी में डालोगे, उसको पता चल जाएगा बेटा पानी साफ है। अगर पानी में कोई टॉक्सिन डालोगे, उसको पता चल जाता है कि पानी में कोई जहर डाला गया है या टॉक्सिन डाला गया है। और वो सारा कुछ किससे पता चलता है, वो इस सेंस ऑर्गन से पता चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम ऑस्फेरिडिया बोलते हैं। समझ आया, क्लियर हो गया ना? यस सर। तो याद रखना आपने, सेंस ऑर्गन में आईज आती है, स्टैटोसिस्ट आता है, सेंसरी टेंटिकल्स आती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पूछा भी है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर बेटा। फिजिकल नेचर का मतलब हुआ पानी का टेम्परेचर कैसा है, पानी ज्यादा गर्म है कि ज्यादा ठंडा है बेटा, उस चीज को भी कौन टेस्ट करता है, ये सेंस ऑर्गन टेस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्फेरिडिया बोलते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या लिखा है। सेंस ऑर्गन्स बेटा, सेंस ऑर्गन में आईज आती है, स्टैटोसिस्ट आता है फॉर बैलेंसिंग, ऑस्फेरिडिया जो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा इसको। ऑस्फेरिडिया का काम क्या होता है, ऑस्फेरिडिया को यूज किया जाता है टेस्टिंग द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर बेटा। सेंसरी टेंटिकल्स होती है जो हेड के ऊपर पाई जाती है, हेड, बियर, माउथ एंड सेंस ऑर्गन। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स है बेटा, ये टेंटिकल के ऊपर आईज देखने को मिल रही है, और यहाँ पे क्या बेटा, ये माउथ की ओपनिंग है, और अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर रेड्यूला होगा। ठीक है ना बच्चा, दिस इज क्लियर? यस सर समझ Yes, आया? sir. चले, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मोलस्का में रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आप याद रखिए डायोशियस है। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्स मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा कि एक में ही मेल एंड फीमेल होगा? अलग 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 होगा। गोनेड्स पाए जाते हैं, बट हमने देखा था गोनेड के लिए अलग एक कैविटी पाई जाती है, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए अलग कैविटी पाई जाती है। तो गोनेड्स पाए जाते हैं, और गोनेड्स में डक्ट्स होते हैं बेटा। डक्ट्स का मतलब हुआ जहाँ से गेमीट बाहर आएगा या अंदर जाएगा बेटा। जनरली ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मतलब ये अंडे देते हैं बेटा। डेवलपमेंट कॉमनली बेटा इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, लार्वा प्रेजेंट और एब्सेंट। लार्वा प्रेजेंट लार्वा प्रेजेंट बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है कुछ में, और कुछ में इंटरनल भी होते हैं। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट बेटा, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज लार्वा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लार्वास का नाम याद है, चलो फटाफट मेरे को बताइए। पोरिफेरा का लार्वा, सिलोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला स्टिरोब्लास्टुला एम वेरी गुड बेटा। सीलेंट्रेट का लार्वा, टीनोफोर्स का लार्वा, साइडिपिड साइडिपिड लार्वा बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा मेरे को बताइए एनालीड का लार्वा, ट्रोकोपोर ट्रोकोफोर लार्वा। आज आपको कुछ और नाम और कुछ और लार्वास याद रखने बेटा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप याद रखेंगे। पहला हमने पढ़ा था ट्रोकोफोर लार्वा इज सिमिलरिटी बिटवीन किस किस के, मोलस्का एंड एनेलिडा शाबाश, वेरी। तो यहाँ पे आपको ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलेगा, पहले तो याद रखेंगे। दूसरा देखने को मिलता है वेलिगर लार्वा बेटा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेलिगर लार्वा। एंड तीसरा दिखता है ग्लोचिडियम, आपको दिखाऊंगा इनके पिक्चर भी, ग्लोचिडियम बेटा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इधर पहले क्या लिखा है। रिप्रोडक्शन जनरली डायोशियस, सेपरेट मेल एंड फीमेल, गोनेड्स हैव डक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ए वाले पार्ट में दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। और डी वाले पार्ट में बेटा आपको दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये इधर से बेटा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लीजिए टेस्टीज है, तो मतलब ये गोनेड हो गया। फीमेल में देख लीजिए ओवरी है, तो ये गोनेड हो गया। बट गोनेड के बाद क्या बेटा, डक्ट्स है। तो ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉस डिफरेंस, तो ये एक डक्ट हो गया। समाइनल वेसिकल पाया जाता है बेटा, दूसरा डक्ट हो गया बेटा। वॉस डिफरेंस और एक पाया जाता है, तो ये डक्ट्स पाए। और यहाँ पे भी बेटा ओविडक्ट दिखाई दे रहा है, वेजाइना दिखाई दे रहा है,
यूट्रस दिखाई दे रहा है, मतलब नर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड है जिसमें गोनेड्स भी है और गोनेड्स के बाद में डक्ट्स भी है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे एग्स दिखाई दे रहे हैं और ये इनका स्पर्म दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो गोनेड्स ऑफ डक्ट्स, ये समझ आएगा डक्ट का मतलब क्या होता है। जनरली ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा। जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा देखने को मिलेगा। कौन कौन सा लार्वा है? ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा एंड ग्लोचिडियम लार्वा बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है बेटा। तो ये आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट लार्वास के माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स है बेटा। ये वेलिगर लार्वा का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये ग्लोचिडियम लार्वा का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है एंड ये ट्रोकोफोर लार्वा का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है बेटा, ठीक है ना। पिक्चर आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि कैसा लार्वा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया बेटा, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर खत्म कर दिए किसके? मोलस्का के बेटा, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ बेटा। क्लासिफिकेशन हम मोलस्का की करते हैं बेटा जनरली ऑन द बेसिस ऑफ शेल एंड फुट एंड सेंस ऑर्गन, मतलब शेल है, फुट है एंड सेंस ऑर्गन है, इसके बेसिस पे हम बेटा मोलस्का को क्लासिफाई करते हैं 6 क्लासेस में। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। पहला क्लास होता है मोनोप्लैकोफोरा बेटा। सेकंड क्लास होता है एम्फीन्यूरा बेटा, ठीक है ना। थर्ड क्लास होता है स्कैफोपोडा, हम अभी देखेंगे इसको। फोर्थ क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा बेटा। फिफ्थ क्लास होता है प्लैकोपोडा एंड सिक्स्थ क्लास होता है सेफेलोपोडा। तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। तो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ शेल एंड फुट, सेंस ऑर्गन्स आल्सो कंसिडर्ड, डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस बेटा। मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा में सबके सब मैराइन होते हैं। हेड के ऊपर टेंटिकल्स पाई जाती है, कप शेप्ड शेल होता है एंड डिस्क लाइक फूड होता है। तो ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। तो अगर आप इधर देखेंगे तो ये है मोनोप्लैकोफोरा का पिक्चर बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका फुट जो है, मतलब नीचे वाला एरिया है, वो गोल आकार का है बेटा। तो डिस्क के समान फुट होता है, तो गोल आकार का। बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी में शेल पाया जाता है बेटा। एक बड़ा शेल होता है, एक शेल अगर आप इधर से बॉडी को हटा देंगे ना तो खाली शेल बेटा कप के समान दिखेगा। अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो ये कप के समान शेल दिखाई देता है बेटा। और एग्जाम्पल इसका है नियोप्लीना। और नियोप्लीना का फटाफट बता कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेगमेंटेड मोलस्क है बेटा। और नियोप्लीना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम बेटा, तो ये याद रखेंगे। तो नियोप्लीना किससे बिलोंग करता है? मोनोप्लैकोफोरा से बिलोंग करता है। नियोप्लीना मैराइन होते हैं, नियोप्लीना का डिस्क लाइक फुट होता है एंड कप शेप्ड शेल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नियोप्लीना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो ये यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा के रखा ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा उसका। नेक्स्ट है क्लास एम्फीन्यूरा, ये भी मैराइन होते हैं। इनमें हेड देखने को नहीं मिलता है बेटा, हेड रिड्यूस्ड होता है। आईज नहीं होते इनके पास, टेंटिकल्स भी नहीं होते। शेल में है एब्सेंट और है रो प्लेट्स। या तो शेल पूरा का पूरा एब्सेंट होगा या तो शेल में बेटा ऐसे रो प्लेट्स मिलेंगे। देख लीजिए बेटा, शेल के ऊपर ऐसे रो प्लेट्स मिलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये रो प्लेट्स मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इनको हम एम्फीन्यूरा बोलते हैं। एग्जाम्पल चीटोन, चीटोन को हम बेटा चीटा प्लूरा भी बोलते हैं। कॉमनली इसको सी माइका और कोट ऑफ मेल शेल भी बोलते हैं बेटा। तो ये इनका फीचर होता है बेटा ऐसे। तो इनके अंदर बॉडी में नीचे फुट होगा, फिर ऐसे डिवाइडेड शेल होगा बेटा, और बाकी बॉडी के फीचर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्कैफोपोडा बेटा। स्कैफोपोडा सबके सब मैराइन होते हैं। हेड छोटा होता है बेटा, रेडिमेंट्री हेड मतलब रिड्यूस्ड हेड होता है। आइज देखने को नहीं मिलती है। कॉनिकल फुट है, यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, इनका फुट कैसा है? कोन के समान है। शेल भी कोन के समान होता है और फुट भी कोन के समान होता है बेटा। शेल इज ट्यूबुलर इन शेप। कॉमन एग्जांपल है डेंटेलियम। डेंटेलियम को हम टस्क शेल बोलते हैं और टूथ शेल बोलते हैं। तो ये इसका पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। तो बॉडी कुछ ऐसे दिखाई देती है, ये टेंटिकल्स होती है, ये बॉडी सब शेल में पाई जाएगी बच्चा। और ओवरऑल बॉडी कैसा होगा? ट्यूबुलर होगा बेटा, ट्यूब के समान होगा। और इनको कुछ लोग कलेक्ट करके फिर माला भी बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये आता है स्कैफोपोडा बेटा। स्कैफोपोडा के बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास होगा दैट इज गैस्ट्रोपोडा। और गैस्ट्रोपोडा को आप जानते हैं बेटा, स्नेल विनेल तो देखा होगा, वो सब गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करती है। टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर और मैराइन, ये टेरेस्ट्रियल भी होती है, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैराइन भी होते हैं। हेड विथ आईज एंड टेंटिकल्स बेटा, हेड के ऊपर आईज भी होती है और टेंटिकल्स भी होती है बेटा। फुट लार्ज साइज का होता है।
शेल स्पाइरली कॉइल्ड होता है एंड माउथ एंड एनस सेम साइड में होता है। ठीक है, किन के अंदर बेटा? स्कैपोपोडा के अंदर। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा। पायला को हम कॉमनली एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्लीसिया को सी हेयर बोलते हैं, लाइमैक्स को ग्रे स्लग बोलते हैं, हेलिक्स को गार्डन स्नेल बोलते हैं, लेमनिया को पॉन्ड स्नेल बोलते हैं, टर्बिनेला को शंख, जो आप मंदिर में यूज करते हैं बेटा, तो वो इन्हीं का शेल होता है। डोरिस को हम सी लेमन बोलते हैं, टर्बो को हम कैट्स आई बोलते हैं, टेरोपोड को हम सी बटरफ्लाई बोलते हैं एंड बुरसा को हम बेटा फ्रॉग शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम सी बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बटरफ्लाई के जैसा ही एक मॉलस्क होता है बेटा। तो ये इनके अलग अलग प्रकार के शेल्स आपको देखने को मिलेंगे गैस्ट्रोपोडा के। नेक्स्ट है प्लैकोपोडा। प्लैकोपोडा फ्रेश वाटर और मैराइन, हेड एब्सेंट होता है, टू वेलवेट शेल होता है एंड वेज शेप्ड फूड होता है बेटा। एग्जाम्पल, यूनियो फ्रेश वाटर म्यूजल बोलते हैं, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ओस्टीरियो ईडेबल ऑयस्टर बोलते हैं, माइटेलस सी म्यूजल बोलते हैं एंड टेरिडोकॉम शिप वर्म बोलते हैं। फटाफट मेरे को बताओ बेटा, पिंकटाडा के लिए कौन सा पोरिफेरा नुकसानदायक है? क्लियाना। क्लियाना बेटा, क्लियाना ने क्लायोना बेटा। ठीक है, क्लायोना बेटा इनके लिए नुकसानदायक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका बाइवेलवेट शेल होता है, मतलब शेल के दो हिस्से होते हैं और अंदर देख लो बेटा ये क्या बनाते हैं? पर्ल्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्ल बनाते हैं बेटा, ऐसे ये पर्ल्स आप देख सकते हैं, इसलिए इसको पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। एंड पर्ल इंडस्ट्री के लिए बेटा क्लायोना खतरनाक होता है, बिकॉज वो इसकी शेल के क्या करता है? छोटे छोटे पोर कर देता है बेटा, और परफोरेशन की वजह से फिर ये पर्ल्स नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुंचता है बच्चों। नेक्स्ट है सेफेलोपोडा, सबके सब मैराइन है, हेड एंड फुट कंबाइंड, फुट ऑन हेड बेटा, मतलब हेड एंड फुट आपस में कंबाइन होगा और फुट हेड के ऊपर होता है, मतलब पैर जो होंगे बेटा वो हेड के ऊपर होंगे। जैसे ऑक्टोपस को आप देख लो बेटा, ऑक्टोपस का हेड होता है और पैर भी बेटा उसी के ऊपर चिपके रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको सेफेलोपोडा बोलते हैं बेटा। Foot is modified partially into funnel and partially into 8 to 10 sucker bearing arms that surround the mouth बेटा। तो मतलब अगर ये ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस में बेटा ऐसी टेंटिकल्स होंगी, जो टेंटिकल बेटा किसको कवर करती है? माउथ को कवर करती है। शेल इज इंटरनल एब्सेंट, या तो शेल इंटरनल होगा बॉडी के अंदर होगा, या तो एब्सेंट होगा बेटा। एक्सटर्नल शेल खाली नेटिलियस में पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, सिक्विड, लोलिगो एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश बोलते हैं और अर्किटियस को हम बेटा जाइंट सिक्विड बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको जाइंट, ये है बेटा जाइंट सिक्विड। जाइंट सिक्विड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इतना बड़ा होता है बेटा। और ये देख लीजिए ये टेंटिकल्स है बेटा, और टेंटिकल्स किसको कवर करती है? टेंटिकल्स बेटा माउथ को कवर करती है। और ये इसकी, दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ए जाइंट स्क्विड। और ये सक्कर्स होते हैं बेटा, जो लिखा था टेंटिकल्स के ऊपर सक्कर्स होते हैं, तो दीज आर सक्कर्स बेटा। तो ये आपका हो जाता है खत्म, कौन? मोलस्क का बच्चा। सो दिस इज एंड ऑफ मोलस्क। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस। चले, इसमें कुछ डाउट आउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एकाइनोडर्मेटा। नोट्स में आपको अभी फॉरवर्ड कर, किसी बच्चे ने मेरे को इस पिक्चर के बारे में बोला था, ये मैं अलग से आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चा, इसका टेंशन मत लीजिए। कोई डाउट है इस पोर्शन में बच्चा? और किसी और बच्चे ने मेरे को कल बोला कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मैंने एनिमल किंगडम की क्लासेस नहीं किए, जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे क्या आप दोबारा पढ़ाएंगे? तो ऑफलाइन में मैं दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा बच्चा, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज हमें आगे का सिलेबस भी खत्म करना। बट आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको पुराने लेक्चर्स एक एक करके फॉरवर्ड कर सकता हूँ, जो आप खुद देखेंगे बेटा रेस्पॉन्सिबली, और जहां समझ नहीं आएगा वहां पे आप डाउट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, जहां पे मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चा? यस सर। चलिए, सो दिस इज एंड फॉर टुडेज क्लास। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद अनदर फाइलम, दैट विल बी एकाइनोडर्मेटा, और उसके साथ हमारा इनवर्टेब्रेट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, जिसका मैं अलग से एक एग्जाम भी लूंगा बच्चा। ठीक है ना? चलो, इन दिनों में थोड़ा बिजी था, मैं आई वाज काइंड ऑफ बिजी, पहले बीमार था और फिर थोड़ा घर में फैमिली में कुछ इश्यूज थे, एंड फिर मेरा एंगेजमेंट भी था। आई एम फाइनली एंगेज नाउ। अभी तक मैं सिंगल था, अब मैं एंगेज। मैंने आपको बोला था मैं आपको गुड न्यूज दे दूंगा कुछ दिन बाद। माशाल्लाह सर। तो दिस वाज द गुड न्यूज। तो कल मेरा एंगेजमेंट था, तो फाइनली आई एम इन द लीग ऑफ मैरिड पीपल इंशाल्लाह। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डीपीपी एक दो दिन से फॉरवर्ड नहीं कर पाया,
बट इंशाल्लाह आज रात को मैं डीपी पे फॉरवर्ड कर दूंगा टू द कंसर्न पर्सन, और कल मैं ग्रुप में आपको डीपी पे फॉरवर्ड करके डाल दूंगा बच्चा, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज द गुड न्यूज, एंड इंशाल्लाह और अनदर गुड न्यूज इज 1 तारीख को मैं पहुंचूंगा गुवाहाटी, एंड 3 तारीख को मैं पहुंचूंगा बदरपुर, हाँ नहीं बदरपुर नहीं, करीमगंज या कुछ ऐसे नाम है, तो उधर में पहुंच जाऊंगा, तो जहाँ पे हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है बच्चा। यस सर। टिल देन अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जरूर बच्चा। चलो, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ बच्चा। सर थैंक यू सर। सर ओ कहाँ पाया जाता है? सर ओ को भी नहीं देखा। कौन बेटा, मतलब किसके बारे में आप बोल रहे हैं? कौन कहाँ पाया जाता है? शाबाश, हफीजुर ने कुछ पूछा है। हफीजुर किसके बारे में पूछ रहे बेटा? अच्छा, अगर आप सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो वो बेटा ओशियंस के अंदर देखने को मिलता है, समंदर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्टोपस भी समंदर में होता है। मैंने, बिकॉज आपने अभी पढ़ा ना, सेफेलोपोडा के ऊपर क्या लिखा था? सेफेलोपोडा के ऊपर पहला पॉइंट यही लिखा था बेटा, ऑल मैराइन। ऑल मैराइन का मतलब है जितने भी है बेटा वो समंदर के अंदर ही है, बाहर देखने को नहीं मिलेंगे बच्चा। तो दे आर ऑल प्रेजेंट इन द मैराइन एनवायरनमेंट और इन द ओशियंस बच्चा। ओके सर। और बाकी नॉर्मल मोलस्क की आप बात करें, वो तो आपको बेटा घर पे भी देखने को मिलते हैं। जैसे गैस्ट्रोपोडा में आपने देखा था, सारे मोलस्का में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया ना आपको, सब जगह पे बेटा एक चीज आपने कॉमन फीचर देखी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला क्लास पढ़ा मोनोप्लेकोफोरा, तो ऊपर लिखा था मैराइन, मतलब समंदर में ही होगा, बाहर नहीं देखने को मिलेगा। फिर पढ़ा एम्फिन्यूरा, अगेन लिखा था मैराइन, तो मतलब समंदर में ही देखने को मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था बेटा स्कैपोपोडा, अगेन लिखा था मैराइन, तो मतलब समंदर में ही देखने को मिलेगा। देखना है तो आपको समंदर घूमना पड़ेगा बेटा। लेकिन एक जगह पे लिखा था, जब हमने गैस्ट्रोपोडा पढ़ा ना, वहां पे क्या लिखा था बेटा? टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड मैराइन बेटा। तो मतलब गैस्ट्रोपोडा आपके घर के आसपास भी देखने को मिलेगा। जैसे स्नेल आपको घर के आसपास देखने को मिल रही है बेटा। क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज दैट बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपोडा। और गैस्ट्रोपोडा एक ऐसा मोलस्क है जो जमीन के ऊपर भी है, पानी के अंदर भी है, मतलब हमारी नदी वदी है बेटा उस पानी के अंदर भी है, और समंदर के अंदर भी है। इसलिए इनको आप कॉमनली देख पाते हो बेटा, जिसमें एप्पल स्नेल भी आएगा, ग्रे स्लग भी आएगा, गार्डन स्नेल भी आएगा, पॉन्ड स्नेल भी आएगा। फाइनली आपने सेफेलोपोडा पढ़ा एंड प्लेकोपोडा पढ़ा। प्लेकोपोडा भी बेटा आपको कॉमनली घर पे देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहो बेटा, पर्ल इंडस्ट्री घर पे भी शुरू कर सकते हैं, पर्ल्स बनाना घर पे भी शुरू कर सकते हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज में किया भी जाता है। वहां पे आप क्या करते हैं बेटा, वहां पे पिंक टाडो को घर पे नॉर्मल पानी के अंदर जैसे मछली ग्रो कराते हैं, वैसे पिंक टाडा को ग्रो कराते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द पर्ल्स बच्चा। लेकिन सेफेलोपोडा को जो पढ़ा, अगेन आपने देखा ऑल मैराइन, तो मतलब गैस्ट्रोपोडा एंड प्लेकोपोडा आपको नॉर्मली आसपास में देखने को मिलेंगे। इन दो को छोड़ के बेटा जो बाकी मोलस्क्स है बेटा, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द मैराइन एनवायरनमेंट्स। वो आपको नॉर्मली आसपास में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। उनको अगर देखना है तो आपको या तो समंदर घूमना पड़ेगा, समंदर में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको वहां पे वो मिलेंगे। अगर नहीं दिख रहा है बेटा, अगर उतनी हिम्मत नहीं है, तो आप डिस्कवरी ऑन कर सकते हैं, और डिस्कवरी पे आपको बेटा वो सब के सब कहाँ देखने को मिलेंगे? समंदर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा? ओके सर। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिए सब लोग। खुदा हाफिज एंड टेक केयर बच्चा। यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय। अस्सलाम बाय वालेकुम। बच्चा, टेक केयर।